दोस्तों बात करें तो एथर एनर्जी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी यार। उसके स्कूटर्स काफी ज्यादा प्रीमियम होते थे, लिमिटेड प्रोडक्ट्स निकलते थे और बहुत सालों के बाद उनका नया स्कूटर आता था, जिस कारण से कई साल लोग उनके प्रोडक्ट्स लेना चाहते थे। लेकिन मार्केट में कुछ कंपनीज हैं जो लगातार हर महीने कुछ ना कुछ लेकर आती रहती है। अब इनसे लड़ने के लिए एथर वाले बहुत तेजी से यहाँ पे काम कर रहे थे और उन्होंने अब ये डिसाइड कर लिया कि कैसे हम बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल काम करेंगे और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे बजाज हो गई, टीवीएस हो गई, इनकी मोनोपोली को कैसे टक्कर देंगे। क्योंकि बात करें ऑलरेडी एथर्स के जो सेल्स नंबर है आफ्टर एथर रिस्टा के साथ वो इस लेवल पर आ चुके हैं कि यहाँ पे बजाज और टीवीएस को यहाँ पे बस टक्कर दे रहा है। लेकिन अगर उनसे सरपास करना है ना तो उनको कुछ नेक्स्ट लेवल की चीज करनी पड़ेगी और वही नेक्स्ट लेवल की चीज उन्होंने इस साल अपने एथर कम्युनिटी डे के अंदर करी, जिसके अंदर उन्होंने अपना ईएल प्लेटफॉर्म को शोकेस किया। अब सिंपल सी बात है कि अभी तक क्या रहता था कि एथर ने अपना एथर का 450 प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया था जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म था, जिसके अंदर उनकी एथर 450X आपको देखने को मिलती है जो कि एक स्पोर्टी वर्जन का इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है। हाल ही में उन्होंने रिस्टा निकाला था जिसके अंदर एथर 450 के ही स्ट्रक्चर को चेंज किया गया था, उसी ही प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई किया गया था जिसका यूज करके उन्होंने रिस्टा बनाया। लेकिन हर बार जब वो नया स्कूटर बनाने जाएंगे तो एक नया प्लेटफॉर्म वो क्रिएट नहीं कर सकते और उन्हें ऐसा सिंपल सॉल्यूशन यहाँ पे चाहिए था कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म हो और उस पर मल्टीपल स्कूटर्स यहाँ पे निकाल जा सके, जिसके लिए एथर ने यहाँ पे अपना नया ईएल प्लेटफॉर्म को निकाला है। जिसका मतलब यहाँ पर ये कि जो ईएल प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म के अंदर आप मल्टीपल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। यानी कि बात की जाए तो यहाँ पे कोई यूनिबॉडी स्टील फ्रेम देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको सस्पेंशन के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और एक कस्टमाइजेबल प्लेटफॉर्म है। यानी कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को आप चेंजेस कर सकते हो। इसके अंदर आप 12 इंच का व्हील लगा सकते हो, 14 इंच का व्हील लगा सकते हो, डिस्क ब्रेक लगा सकते हो, ड्रम ब्रेक लगा सकते हो और आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यही इस प्लेटफॉर्म की खास बात है। इवन कई सारे लोगों की कंप्लेंट यहाँ पर यह भी रहती थी कि एथर के स्कूटर्स में आपको लॉन्ग रेंज ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। वो चीज भी इस प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ पे एथर सॉल्व करा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो मैक्सिमम बैटरी कैपेसिटी होगी वो होगी 5 किलोवाट आवर की। यानी कि यहाँ पे स्कूटर जो बनाए जा सकेंगे वो 2 किलोवाट आवर से लेके 5 किलोवाट आवर के बनाए जा सकेंगे। यहाँ तक कि इस स्कूटर के अंदर बेनिफिट इधर ये भी रहेगा कि यहाँ पे लोग इससे अलग अलग जगहों पे और अलग अलग लोगों के लिए बना सकते हैं। यानी किसी को एक बड़े स्टाइल का मैक्सी स्कूटर पसंद है वो बनाया जा सकता है और किसी को अगर शॉर्ट राइडिंग के लिए छोटा स्कूटर चाहिए, सिटी ड्राइविंग के लिए, तो एक पेपी स्कूटर भी बनाया जा सकता है और एक मास मार्केट कम्यूटर सेगमेंट का स्कूटर चाहिए जैसे इनका रिस्टा आता है तो उस स्कूटर को भी यहाँ पे बिल्ड किया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पे पावर ट्रेन में भी इन्होंने चेंजेस करे, यहाँ तक कि इन्होंने यहाँ पे साइड माउंटेड स्विंग आर्म मोटर लगाई है। इससे पहले बेल्ट ड्रिवन मोटर देखने को मिलती थी तो बेल्ट वगैरह पूरी चीजें हटा दी। स्विंग आर्म मोटर लगाने से उन्हें बेनिफिट इधर ये मिला कि अच्छे तरीके से एफिशिएंसी निकाल पाएंगे और रेंज आपको अच्छी देखने को मिलेगी। हालांकि जो परफॉर्मेंस है वो आज भी इन्होंने अपने 450 लाइनअप के अंदर ही रखी हुई है। एक और इंटरेस्टिंग बात इधर बता सकता हूँ, यहाँ पे लोग अपनी गाड़ी के अंदर एसी डीसी कन्वर्टर को भी लगा रहे हैं। एसी डीसी का मतलब इधर ये रहेगा कि ऑन बोर्ड चार्जर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और अलग से आपको चार्जर भी कैरी नहीं करना, बस आपको एक केबल रखनी है जो आपके बूट स्पेस में आ जाएगी और उस केबल को आप डायरेक्टली प्लग पॉइंट पे कनेक्ट करके गाड़ी को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। और हाँ, ये एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, डीसी टू एसी भी करता है। तो हो सकता है कि डीसी टू एसी करके अगर आपको किसी और एथर को चार्ज करना है या फिर इसकी पावर को अगर कहीं और यूज करना है तो शायद वो चीज भी यहाँ पे पॉसिबल हो पाए फ्यूचर के अंदर, क्या पता। लेकिन इसके बारे में ज्यादा कोई क्लैरिटी नहीं दी है। इसके साथ ही मल्टीपल सस्पेंशन के डिजाइन के बारे में बात करिए और हम मल्टीपल एडवांस फीचर्स के बारे में बात करिए। और हाँ, हो सकता है कि इस नए प्लेटफॉर्म के अंदर आपको व्हीकल्स के अंदर नया इन्फिनिट क्रूज भी देखने को मिले जो अभी उन्होंने अपनी 450 एपेक्स में निकाला है। और अगर क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर अगर अपने ईएल प्लेटफॉर्म वाले स्कूटर में आए तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी। हालांकि एक बात ईएल प्लेटफॉर्म के बारे में बता देना चाहूंगा, इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखाया जिसका नाम है EL01 और देख के ऐसा लगता है कि वो कंप्लीटली प्रोडक्शन रेडी व्हीकल लगता है। वो कहीं से ऐसा प्रोटोटाइप जैसा फील नहीं देता, ना ही बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला फील देता है। वो फील ऐसा देता है कि एक प्रोडक्शन रेडी स्कूटर जिसे आप यहाँ पे चला सकते हैं और स्टेज पर भी लोग उस स्कूटर को चला कर लाए थे। तो लग रहा है कि काफी हद तक एडवांस स्टेजेस में डेवलपमेंट के और विद इन 1 ईयर के अंदर शायद ये लोग अपने इस स्कूटर को यहाँ पे मार्केट में लॉन्च भी कर सकते हैं। और इस तरीके के स्कूटर अगर मार्केट में लॉन्च होने लगे, इसका बेनिफिट बताऊं क्या रहेगा। सबसे पहले तो जो कीमतें होंगी वो लगातार इनके स्कूटर की काफी अफोर्डेबल सेगमेंट में आएंगी, जहां पे मार्केट में कंपटीशन है वो काफी अच्छे तरीके से लोग हैंडल कर पाएंगे और जो सेल्स वॉल्यूम इनका वो यहाँ पे बढ़ेगा। इसके साथ इनका प्लान इधर ये कि और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इंडिया के अंदर, जिस कारण से अभी तो इनका रिस्टा यहाँ सबसे ज्यादा बिकता है, लेकिन ईएल प्लेटफॉर्म पे और अफोर्डेबल स्कूटर लाके ये लोगों को और ज्यादा ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे ताकि लोग उनको भी यहाँ पर ले ले। वो एक अच्छी ऑप्शन है। अगली चीज है कि जिन लोगों को बड़ी रेंज चाहिए थी वो चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी और जिन लोगों को स्कूटर्स में एडवांस फीचर चाहिए उसका भी यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा। प्लस यहाँ पे बड़ा बूट होगा और बाकी सारी चीजें होंगी। हालांकि एग्जैक्टली में प्रोडक्ट कब होगा, किस तरीके का होगा, इसके लिए हमें अगले साल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो ईएल प्लेटफॉर्म से इन्होंने काफी बड़ा स्टेप ले लिया है और स्पेशलिटी है कि ईएल प्लेटफॉर्म के जो स्कूटर्स होंगे ये इनकी नेक्स्ट जनरेशन फैक्ट्री में बनेंगे, फैक्ट्री
3.0 में, और वही क्योंकि फैक्ट्री 3.0 में ही इसका प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा और वो इसी प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे बनाई जा रही है। देखने वाली बात है कि वहां से स्कूटर्स कब निकलते हैं, किस रेंज में निकलते हैं, क्या प्राइसिंग रहती है और कितने वेरिएंट्स यहाँ पे एथर यहाँ पे निकालता है। लेकिन डेफिनेटली एथर के लिए काफी बड़ा मूव हो जाता है कि अब एथर को ये डर नहीं कि सामने वाला कंपटीशन क्या करेगा। अगर सामने वाले ने कोई भी चीज करी तो एथर उससे बेटर प्रोडक्ट काफी कम समय मार्केट में तुरंत यहाँ पे निकाल सकेगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी सर्विस करना भी आसान है, इसके अंदर कंपोनेंट्स भी कम लगेंगे और इसको बनाना भी आसान रहेगा और सस्ता भी नहीं पड़ेगा, जिससे ओवरऑल जो कॉस्ट इफेक्टिव मेजर है वो भी है। तो हाँ यार, सिंपल सॉल्यूशन उन्होंने निकाली कि कैसे एक प्लेटफॉर्म से मल्टीपल स्कूटर बनाए जा सकते हैं, और ये खास बात इस ईएल प्लेटफॉर्म की है। लेकिन ईएल प्लेटफॉर्म के बाद उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाई और वो था उनका रिडक्स। और प्रोजेक्ट रिडक्स के बारे में बात करें तो एक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखाया जो कि एक मोटो स्कूटर जैसा फील देता है, यानी कि कुछ हद तक एक बाइक जैसा भी लगता है, कुछ एंगल से स्कूटर जैसा भी लगता है और एक अलग सा एक हाइब्रिड रहता है। और हाँ, ये क्लैरिफाई कर दिया ईएल प्लेटफॉर्म पे तो आपका स्कूटर अगले साल आएगा, लेकिन रिडक्स एक ऐसी चीज है जिसमें अपना वो फ्यूचर विजन दिखा रहे हैं, जिसके अंदर फ्यूचर में स्कूटर या मोटरसाइकिल या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर किस तरीके का फ्यूचर रिप्रेजेंट कर सकता है, वो चीज है जिसके अंदर उन्होंने अपना फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट दिखाया है कि फ्यूचर में इस तरीके के परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल्स बन सकते हैं। हालांकि स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई बात नहीं करी है, यहाँ पे हमें इतना पता चला कि यहाँ पे एल्यूमिनियम की एक स्ट्रॉन्ग फ्रेम से बनाया गया जो चेसी का पार्ट है इनकी, यहाँ तक कि ये मॉर्फ यूआई के ऊपर चलेगा कि फ्यूचर में यूआई इनका कैसा हो सकता है। वो ये चेन ड्राइव के साथ आता है, इसके आगे और पीछे आपको कैमरास भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि एक ओवरऑल एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर है। इवन इसके अंदर आपको टेक ऑफ मोड देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अगर आपने गाड़ी को अगर तुरंत भगा लेना चाहते तो आपको ब्रेक और एक्सीलरेटर दबाना है, और जैसे ही आप ब्रेक यहाँ पे छोड़ेंगे वैसे तुरंत आपको इनिशियल किक आपको देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि अडेप्टिव राइड डायनामिक्स है, यानी कि पोस्चर बेस्ड राइड डायनामिक्स रहेंगे, यानी कि जिस तरीके से आप गाड़ी पे बैठते तो आपका पोस्चर सही रहेगा और आप मोटरसाइकिल जैसे ड्राइव करते हैं ना, उसको उसी फॉर्म फैक्टर में आसानी से यहाँ पे ड्राइव कर पाएंगे और आपको एक कंफर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। ये चीज भी इन्होंने यहाँ पे इंप्लीमेंट करी है। इसके साथ ही 3D प्रिंटेड सीट है, एक एम्प्लीटेक्स नाम के मटेरियल से इसे बनाया गया है और गाड़ी के अंदर आपको बहुत सारे एडवांस राइडिंग फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। देखो, सिंपल सी बात इधर आपको बता देना चाहता हूँ, रिडक्स एक कॉन्सेप्ट है, ये प्रोडक्ट कभी नहीं आने वाला मार्केट में, ना ही एथर का कोई प्लान है इसको मास स्केल में मैन्युफैक्चर करने का। हालांकि एथर के पास अब इतने रिसोर्सेज आ गए कि वो एक फ्यूचर डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके का प्रोडक्ट फ्यूचर होना चाहिए और उसको एक पोल स्टार बना के उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और वहां पे अपने प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट कर सकते हैं कि हाँ, हमने एक विजन डिसाइड कर दिया कि फ्यूचर में विजन ऐसा होगा। अब उस विजन तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी वो अब धीरे धीरे बनाएंगे। हालांकि एथर का यहाँ पर प्लान ये कि इसमें जितनी भी टेक्नोलॉजीज एथर ने दिखाई है ना, उनको वो कभी ना कभी अपने फ्यूचर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर ला सकते हैं। जैसे कि बात करें टेक ऑफ मोड के बारे में बात करें या मॉर्फ यूआई के बारे में बात करें, इसमें से कुछ टेक्नोलॉजी उठा के अपने फ्यूचर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में डाल सकता है। हो सकता है वो ईएल प्लेटफॉर्म पर हो या फिर फ्यूचरिस्टिक कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म ये लोग डेवलप कर रहे हो जो शायद फ्यूचर में 450 लाइनअप का सक्सेसर हो, उसमें कुछ चीजें यहाँ पे आ सकती है। तो हाँ, एथर का एक विजन भी हमें देखने को मिला जो कि काफी अच्छा लगता है, एडवांस लगता है। और एक अच्छी बात इधर ये भी लगी कि यहाँ पे एथर ने इस स्कूटर को स्टेज के ऊपर चलाकर दिखाया था, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जितने भी कॉन्सेप्ट व्हीकल होते हैं ना, बस एक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं की जाती और उसके बाद लोगों ने यहाँ पे भूल जाते हैं। लेकिन एथर के बारे में एक बात मैंने देखी कि जो लोग ये दिखाते हैं वो लोग ये सड़क पे लेकर आते हैं। हो सकता है कि एथर का रिडक्स तो नहीं आए, लेकिन रिडक्स से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोडक्ट आने वाले कुछ सालों में हमें एथर की तरफ से देखने को, क्या पता, कुछ भी हो सकती चीजें, देखते हैं कब क्या रहता है। इसके साथ ही बात करें तो सिर्फ यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे चीजें खत्म नहीं हो रही, एथर वाले अपने करंट यूजर्स के लिए भी काफी एडवांस काम कर रहे हैं। जैसे कि एथर रिस्टा के बारे में बात करें तो उसके टॉप एंड वाले मॉडल के अंदर आपको कोई भी टच स्क्रीन देखने को नहीं मिलता था, उसको आप जॉयस्टिक से कंट्रोल करते थे। लेकिन अब एथर वाले बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी दे रहे हैं, जो नॉन टच स्क्रीन डिस्प्ले रहेगा ना, वहां पे आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगी पुराने एथर रिस्टा जी यूजर्स के लिए। ये एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि ऑलरेडी डिजिटाइजर था उस डिस्प्ले के अंदर, बस उसका वो यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट सब उस चीज को उन्होंने यहाँ पे इनेबल कर दिया है। इसी के साथ ही एथर का जो स्टैक 7 सॉफ्टवेयर आता है उसमें फीचर बहुत अच्छे डाले, जैसे कि नंबर 1 फीचर जो काफी एडवांस लगा वो था पॉट होल डिटेक्शन का, जिसके अंदर सामने कोई पॉट होल या गड्ढा आएगा उसके लिए आपको स्कूटर पे अलर्ट आ जाएगा, और अगर आपने एथर का हेलमेट पहन रखा है हेलो तो वहां पे आपको वार्निंग आ जाएगी कि बम्पी रोड अहेड, यानी कि आगे गड्ढा हो सकता है। और ये चीज उन्होंने सिर्फ इसलिए डेवलप कर पाए क्योंकि एथर का जो स्कूटर है वो ऑलरेडी एक स्मार्ट स्कूटर है विद सेंसर के साथ और कई सालों से मार्केट में है और पूरे इंडिया के अंदर इसके स्कूटर्स ने ट्रेवल किया है, तो उससे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किसी भी अगर गड्ढे पे या पॉट होल के ऊपर अगर आप चलाएंगे तो उसके सेंसर डिटेक्ट कर लें कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पॉट होल वगैरह, और इन सारे डेटा को एक जगह लाके ये लोग आपको एडवांस में बता सकते हैं कि आगे सड़क खराब है कि कैसी है। ये बहुत अच्छा फीचर है। और हम मान लो अगर आगे चल के सड़क यहाँ पे फिक्स हो गई तो कुछ देर बाद ये डेटा ऑटोमेटिकली
अपडेट भी होता रहेगा। और हाँ, एथर ने ये भी बोला कि म्युनिसिपैलिटीज के साथ भी डेटा शेयर करने को तैयार है, ताकि यहाँ पे जितने भी गड्ढे अगर किसी शहर के अंदर है उन सबको आसानी से भरा जा सके, पता लगाया जा सके कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं है। तो ये बहुत अच्छा था। और सेफ्टी के फीचर में बात करें तो यहाँ पे क्रैश अलर्ट फीचर है, यानी अगर आपकी गाड़ी चला रहे हैं और उसका अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले तो यहाँ पे गाड़ी के अंदर हॉर्न यहाँ पे बजने लगेगा, स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा और आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आ जाएंगे और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट तक ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन यहाँ पर चले जाएगा। ये कुछ काफी अच्छे फीचर्स उन्होंने यहाँ पे डाले क्रैश अलर्ट के अंदर। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पे पार्क सेफ जैसा फीचर डाला है कि अगर आप किसी भी एरिया में वहाँ पे नो पार्किंग जोन है, वहां से गाड़ियां टो हो जाती है तो आपको बोलेगा कि अनसेफ जोन है पार्किंग के लिए, आप कहीं और पार्क कर दो। इसके साथ ही लॉक सेफ नाम का भी एक अच्छा फीचर यहाँ पर है, जिसके अंदर मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी की चाबी अगर कोई ले गया और वो आपकी गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहा है और मान लीजिए गाड़ी अगर कोई चोरी करके लेकर भी जा रहा है तो आप व्हीकल को इमोबिलाइज कर सकते हो, यानी कि उसको यहाँ पे टोटली डीएक्टिवेट कर सकते हो अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू, ताकि उस चोर के लिए जो गाड़ी है ना वो यहाँ पे टोटली यहाँ पे यूजलेस हो जाए। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फीचर है। इसके साथ ही एथर यहाँ पे एक और चीज को ला रहा है, वो ला रहा है वॉइस कमांड वाली चीज को, जो एथर अपने जो प्रीमियम स्कूटर्स होंगे वहां पर रहेगा। और इसके लिए आपको एथर का जो हेलो हेलमेट होता है वो लेना पड़ेगा, जिसके अंदर स्पीकर और माइक देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर एक वॉइस असिस्टेंट होगा और इसके अंदर एआई का यूज करके आप वॉइस वाले कमांड्स यहाँ पे दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी को कॉल करना है तो कॉलिंग हो पाएगी, यहाँ तक कि अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे को रेलवे स्टेशन ले चलो, एयरपोर्ट ले चलो, तो वो चीज यहाँ पे आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जिसका यूज यहाँ पे किया जा सकता है और वॉइस बेस्ड इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर आ गया। हालांकि बस प्रॉब्लम इधर ये कि इसके लिए आपको हेलमेट होना जरूरी है। हेलमेट अगर नहीं होगा तो यहाँ पे इस फीचर्स को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गाड़ी के अंदर माइक्रोफोन और स्पीकर्स नहीं है। और हाँ, अगर एथर अगर अपने फ्यूचर प्रोडक्ट में माइक्रोफोन और स्पीकर की कनेक्टिविटी लेकर आता है तो शायद ये हेलमेट वाली की शायद फ्यूचर में जरूरत ना पड़े, लेकिन डिपेंड करता है कि वो लोग किस डायरेक्शन में यहाँ पे काम करते हैं। और इसके साथ ही एथर ने जो वन ऑफ द बेस्ट चीज दिखाई थी वो था एथर का इन्फिनिट क्रूज। देखो, इन्फिनिट क्रूज का मतलब ये कि क्रूज कंट्रोल वाला फीचर है, लेकिन क्रूज कंट्रोल इससे पहले हमने कार्स और बाइक्स वगैरह में देखा है, जिसके अंदर आप एक बटन दबा के एक स्पीड को यहाँ पे लॉक कर सकते थे। लेकिन एथर ने इस चीज को थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर ले गई है, जिसके अंदर अगर आप एक्सेलरेटर दे रहे हैं और उसके अंदर क्रूज ले रहे हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड तो वो चीज सेट हो जाएगी, लेकिन अगर आप अप हिल जा रहे हैं, डाउन हिल जा रहे हैं, तब भी स्पीड में कोई चीज नहीं आएगा, वही स्पीड मेंटेन रहेगी। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो स्पीड की जो लोएस्ट वैल्यू वो 10 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि अगर आप सिटी में भी ड्राइव करो तो भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसको पेयर कर दिया गया इनके मैजिक स्टॉप ब्रेक से, जिसके अंदर अगर आपने एथर का अगर कोई भी 450 एपेक्स के अंदर क्रूज कंट्रोल यूज कर तो वहां पे क्या रहेगा कि मान लीजिए अगर आप 10 की स्पीड पे जा रहे हो और आपको तुरंत ज्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट पड़ी तो आपने उसे एक्सेलरेट कर दिया 20 पे, फिर आप अपने हाथ को छोड़ दो तो 20 पे उसकी स्पीड लॉक हो जाएगी। और आपने ब्रेक दबा के अपनी स्पीड को फिर से 15 पे लेकर तो आपकी स्पीड यहाँ पे 15 पे लॉक हो जाएगी। यानी क्रूज कंट्रोल ऐसे बंद नहीं होता, ये पॉज होता है और इसके अंदर सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है ताकि लोग इसका मिसयूज न करें और लोग के लिए एक सेफ राइडिंग का एक्सपीरियंस बनाए और एक एफिशिएंट राइडिंग एक्सपीरियंस बनाए। और हाँ, क्रूज कंट्रोल का बेनिफिट इधर ये रहेगा कि लोग जो है ना वो अपने स्कूटर से अब ज्यादा रेंज भी निकाल पाएंगे, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। हालांकि प्रॉब्लम बस मेरे को ये लगी कि इस एथर अपने 450 एपेक्स के अंदर ही इसको लेकर आ रहा है जो 2025 का मॉडल था। बाकी मॉडल्स में ये चीज अभी अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन निश्चय की ईएल प्लेटफॉर्म के जब स्कूटर आ जाए तो उसमें चीज होती है कि नहीं होती। ओवरऑल बात बोले तो एथर वाले कई सारी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और इंटरेस्टिंग फीचर्स को डेवलप कर रहे हैं जो लोगों के काफी ज्यादा काम आते हैं, सॉफ्टवेयर वाइज भी, हार्डवेयर वाइज भी, और प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी भी देखने को मिल रही है और अच्छी सर्विस भी देखने को मिल रही है, जिसका मतलब ये कि आपको एथर की तरफ से और ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे जो मास स्केलेबल होंगे, मास मार्केट के लिए होंगे। और हो सकता है आने वाले समय में एथर शायद इंडिया के अंदर नंबर 1 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर भी बन जाए, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर सही प्रोडक्ट सही दाम पे निकालता रहेगा और डिस्ट्रीब्यूशन सही रखेगा तो ये चीज काफी अच्छे तरीके से हो सकती है। देखते हैं आने वाले समय में एथर के साथ क्या रहता है, क्या प्रोडक्ट आते हैं, कब इनका ईएल प्लेटफॉर्म आता है और रिडक्स के जो फीचर होते हैं वो आपको कब और कहां देखने को मिलते हैं। तो यार दोस्तों, ये कहानी होती है एथर एनर्जी के साथ। बाकी आप लोग इनके प्रोडक्ट कैसे लगे नीचे कमेंट बता सकते हो, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।